एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी इस क्लास में आप बहुत लोगों का स्वागत है। और सबसे पहली बात, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए आज 76 ईयर्स हो गए हैं। इट इज़ द 77th इंडिपेंडेंस डे। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस अच्छी खास स्पेशल सी क्लास का एक स्पेशल से कोट के साथ जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फ्रीडम वुड बी मीनिंगलेस इफ यू आर नॉट सेफ एट योर होम और इन योर स्ट्रीट, इट वॉज सेड बाय नेल्सन मंडेला। यानी कि वो आज़ादी मीनिंगलेस है जब आप अपनी आज़ादी से फ्रीली और सेफली अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने ही देश की गलियों में, अपने ही घरों में अगर कंफर्टेबल नहीं है, सेफ नहीं है, तो इस आज़ादी का क्या फ़ायदा है। ये शुरुआत इसलिए है कि हाल ही में क्या रोज़ हम न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली देखा था हमने मणिपुर वाला केस, in a public space, if you cannot respect a woman and public cannot like stop that person doing this kind of task, this is really very pathetic। बहुत pathetic है। शायद हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स होंगे जो ऊपर हमें देख रहे होंगे, वो आज अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों हमने अपने इस देश को आज़ाद करवाया, क्योंकि सिचुएशन तो आज भी सेम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ब्रिटिशर्स हमें परेशान कर रहे थे, अब हमारे ही लोग हमें परेशान कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन जो क्रिएट होती है, जो डर का माहौल क्रिएट होता है, वो किसी भी लड़की को बाहर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, जाए नहीं जाए, क्या टाइम हुआ है और क्या टाइम है कि उसे घर वापस भी सेफली आना है। अगर मुझे अपने ही देश में, अपनी ही सिटी में ये सब सोचना पड़े, अपने ही लोगों के बीच यही सब सोचना पड़े, तो खुद बताइए क्या ये आज़ादी है। देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन शायद हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ादी की ज़रूरत है, इन जंजीरों को तोड़ने की ज़रूरत है, अपना माइंड सेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड दिस ऑल कैन ओनली बी पॉसिबल विद जस्ट वन सोल्यूशन, एंड दैट इज़ एजुकेशन। विद एजुकेशन, टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द पेरेंट्स, डू गाइड योर चिल्ड्रन सम मोरल वैल्यूज़। सिर्फ नंबर लाने से, CBSE में टॉप करने से या किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने से हम एजुकेटेड नहीं हो जाते हैं। मोरल वैल्यूज़ हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं जो हमें एजुकेटेड बनाते हैं सही मायने में। तो चलिए हम अपने देश को कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप उठाकर, और वो छोटा सा स्टेप है हमारा खुद का माइंडसेट। रिस्पेक्ट एवरीवन, every creature, male, female, children, older age, younger age, doesn't matter. Respect everyone and make this country a blissful place कि यहाँ पर सब आकर कहें भाई इंडिया आए तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिली है कि इट इज़ हेवन ऑन अर्थ। चलो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आई होप माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर टू यू, और सभी लोग इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर और एक छोटा सा स्टेप ज़रूर उठाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। सो इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा 24/7 ऐप, तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, और ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। बस जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में गिवन है, इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए और एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए। जैसे ही आप यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनते हैं, योर सब्जेक्ट वाइज क्विज विल बी देयर, योर पावर कैप्सूल विल बी देयर, यू कैन रीड देम, प्रैक्टिस देम, एंड यू कैन एनहांस एनी प्रिपरेशन you are doing related to agriculture। साथ ही साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल है जो सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक आपको पूरा एग्रीकल्चर कंटेंट सुबह से शाम तक देता रहता है। तो आप अगर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिलता रहे।
चलिए, सो बिफोर गोइंग टू रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन, फर्स्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने एक पूरा प्रोसीजर देखा था कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक्स बनाए जाते हैं। हम उसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स वो व्हीकल हैं जिन पर जीन ट्रांसफ़र करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है। उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो उस फ्रेगमेंट को अपने वेक्टर में जोड़ता है, लाइगेट करता है, इसलिए उसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट तो आपका बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब आप किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनकर तैयार हो गया है, जब वो किसी होस्ट सेल में जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बदल गया, है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पहले बिल्कुल नालायक सा था और अब तो इतना इंटेलिजेंट हो गया, इतना स्मार्ट हो गया है ना। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इज बदलना, बदलाव। तो जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस होता है किसी भी होस्ट सेल में, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, राइट। द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ सूटेबल होस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं हम, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन करेंगे। अब इस डीएनए का सिलेक्शन करने के बाद या तो हम इस डीएनए की कॉपीज बनाना चाहेंगे या इस डीएनए सेगमेंट को एक्सप्रेस करवाना चाहेंगे। ये हमारे दो मेन मोटिव होंगे, ठीक है। चलिए, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, या कौन से केमिकल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर, राइट। सो व्हेनेवर यू आर ग्रोइंग एनी बैक्टीरिया, यहाँ पर जैसे कि ई कोलाई का एग्जाम्पल लिया है ना, ई कोलाई का एग्जाम्पल लिया गया है। इफ़ यू आर ग्रोइंग एनी बैक्टीरिया, you have to add 50 millimolar CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जब आप सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें अपने जो भी होस्ट सेल है या जो आपका बैक्टीरियल सेल है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसको 12 से 24 घंटे तक अगर इंक्यूबेट करते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, सेल ऐसे ही तो नहीं ले लेगा फ्री में, लेकिन अगर आप CaCl2 की कंसंट्रेशन में उसको जो है इंक्यूबेट करके रखते हैं, आई एम सॉरी, हाँ, तो इसको इंक्यूबेट करके रखते हैं तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा सेल्स उस डीएनए को एक्सेप्ट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो आपका CaCl2 होता है, ये डीएनए को हेल्प करता है उसके सरफेस पर चिपकने में। यानी कि अगर ये आपका सेल है ना, दिस इज़ योर सेल, ये आपका सेल है और यहाँ पर इसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है ना, दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें हम कुछ और कलर इंट्रोड्यूस करेंगे, दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस सरफेस पर चिपकेगा तभी तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस होगा, है ना। तो चिपकने में या इसके सेटल डाउन होने में, ये इस पे बेटर चिपक सके, बेटर एडहेसिवनेस इस पर हो और आराम से इस पर बैठ सके, तो इसमें CaCl2 बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रेट बढ़ जाता है ना। CaCl2 helps DNA to settle on bacterial surface and makes changes in bacterial wall to improve the binding on the DNA। अब इसके ये वॉल है, इस पर कुछ इस तरीके के चेंजेस करता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये अच्छे से बाइंड हो पाता है और ज़्यादा अच्छे से इसके सरफेस पर चिपकता है और अच्छे से बैठ सकता है। भाई सरफेस पर कांटेक्ट होगा तभी तो वो अंदर इंट्रोड्यूस हो पाएगा, सरफेस पर कांटेक्ट नहीं होगा तो वो अंदर कैसे इंट्रोड्यूस होगा, है ना। तो CaCl2 इसमें हमारी हेल्प करता है। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज जो भी आपका डीएनए है विच इज टेकन अप बाय द सेल्स, है ना, तो इसके लिए आप अब क्या करेंगे? हीट शॉक देंगे। हीट शॉक क्यों देंगे?
देखिए ये आपका सेल है और यहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इस सेल को आपने CaCl2 के सोल्यूशन में रखा था ताकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके ऊपर आराम से चिपक सके, अच्छे से बैठ सके। अब आपको क्या करना है, एक हीट शॉक देना है ना, इसको यहाँ पर क्या देना है, हीट शॉक देना है। हीट शॉक से क्या होगा, हीट शॉक से यहाँ पर इलेक्ट्रोपोरेशन होगा, यानी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द हीट शॉक, है ना। इसमें जो भी आपके लिपिड्स होते हैं हीट शॉक की वजह से वो क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं और स्पेस क्रिएट होने लगता है। जब स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो ये फटाक से अंदर चला जाएगा, है ना। अगर आप दरवाज़ा खोल देते हैं घर का तो कोई अंदर आता है, तो इसी तरीके से यहाँ सेल वॉल में स्पेस बनते हैं जिनकी हेल्प से ये जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही अंदर इंट्रोड्यूस होता है। तो अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए सिर्फ CaCl2 काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए आपको हीट शॉक देना होगा। What is the heat shock for the time being is 2 minutes, 2 मिनट के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। 42 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर आप मुझे पूछे कि मैम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेट कितना होगा, है ना, सो ट्रांसफॉर्मेशन रेट इज 1 in 10,000। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स इज नॉट दैट इजी इन प्रैक्टिकल लाइफ जितना हम यहाँ पढ़ लेते हैं, है ना। मैंने तो बड़े आराम से कह दिया भाई CaCl2 में इंक्यूबेट कीजिए, फिर हीट शॉक दीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, कोई 10,000 सेल्स में से सिर्फ एक सेल इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेता है और आपको अब इन 10,000 सेल्स को स्क्रीन करना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन से सेल में है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लेबरस और टीडियस टास्क है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट दैट इजी जितना हमें पढ़ने में लगता है, राइट। उसके बाद जब आपके ये जो बैक्टीरिया है इसने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, है ना, ये आपका बैक्टीरिया है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, अंदर आ गया, एब्जॉर्ब हो गया है। अब क्या करेंगे, अब आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे आर्टिफिशियल मीडिया पर, ठीक है। और यहाँ आती है हमारी सिलेक्शन की बारी। तो हम सिलेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर दैट गोइंग टू द सिलेक्शन पार्ट, आपके 2 स्ट्रेन्स के नाम मैंने दिए हुए हैं विच आर द गुड स्ट्रेन्स। ये बहुत अच्छे स्ट्रेन्स माने जाते हैं क्योंकि इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, उनमें से SK 1590 एंड 1592 आर द बेस्ट स्ट्रेन्स क्योंकि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन रेट जो है काफ़ी हाई रहता है, राइट। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स पर, है ना। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई कोलाई जो आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिसने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया है, अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आप सिलेक्शन करें। क्यों? क्योंकि जो आपने बैक्टीरिया ग्रो किया है, अब इस बैक्टीरिया में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये सिलेक्शन से पता चलेगा, है ना। यहाँ पर ड्राइंग में बनाऊँ तो आप फट से बता देंगे मैम इस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इसमें नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में तो बैक्टीरिया इतना बड़ा नहीं होता कि हमें नेकेड आइज से पता चल जाएगा, राइट। तो हमें इसके लिए कुछ सिलेक्शन मेथड चाहिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन मेथड्स आपके जो है 2 टाइप के होते हैं and these 2 type of selection methods are selectable markers and scoreable markers, ठीक है। सिलेक्शन मेथड जो है, आपके पेट्री प्लेट पर इकोलाई उग रहा है, आपको नहीं पता किस सेल में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और किस सेल में नहीं है, तो उस वक्त सिलेक्शन करने के लिए 2 मेथड का यूज आप कर सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर एंड स्कोरेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो, है ना, कोई भी रेजिस्टेंट जीन हो, वो अक्सर आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करती है,
ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर्स काम करते हैं एब्सेंस और प्रेजेंस पे, या तो जीन फंक्शनल है ना, तो और फंक्शनल नहीं है तो वो कॉलोनी ग्रो हो रही है या कॉलोनी ग्रो नहीं हो रही है, इसके बेसिस पर होता है। सो ये 0 और 1 वाला केस होता है, ईदर प्रेजेंट और नॉट, राइट। तो इसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। वहीं दूसरा हमारे स्कोरेबल मार्कर्स होते हैं। स्कोरेबल मार्कर्स का एग्जाम्पल है एक्सगैल, लक्स, GFP ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, है ना, ये सब आपके स्कोरेबल मार्कर्स होते हैं। स्कोरेबल मार्कर्स का मतलब है कॉलोनी दोनों ही सिचुएशन में बनेगी, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी ही नहीं बनेगी, लेकिन उस कॉलोनी में कोई कलर डिफरेंस होगा, कलर इंटेंसिटी डिफरेंस होगा, फ्लोरोसेंस का डिफरेंस होगा, कोई ऐसा डिफरेंस होगा कि आप उसे पहचान पाएंगे कि इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA है या नहीं है। ऐसे जो मार्कर्स होते हैं उनको हम स्कोरेबल मार्कर्स कहते हैं। डोंट वरी अगर इस स्लाइड में आपको सेलेक्टेबल और स्कोरेबल समझ नहीं आए हैं, आगे फर्दर बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है PBR 322, इनसे आप मिल चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में जब हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ भी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था कि किस तरीके से हमारे जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं या स्कोरेबल मार्कर्स हैं काम करते हैं, बट यहाँ हम थोड़ा सा बेटर तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो ये एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR 322, ठीक है। इस वेक्टर में हम इसको क्या बना देते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बना देते हैं। क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बना रहे हैं। सो जो ये जीन है ना, यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो मैंने अभी अभी चेक जिसमें बनाए हैं, ये है जीन जो आपने ट्रांसफर की है। ये कौन सी जीन है, ये वो जीन है जो आपने ट्रांसफर करी है। तो ये वो जीन पार्ट है जो आपने ट्रांसफर किया है, बाकी ये पूरा का पूरा DNA क्या है, वेक्टर DNA है ना। तो दो टाइप के DNA मिक्स हुआ तो ये क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है, rDNA बन गया है, राइट। अब इस rDNA को मैंने क्या किया, बैक्टीरिया में डाला। अब मेरे पास देखो क्या क्या सिचुएशन होने वाले हैं। दिस इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का अपना न्यूक्लियस है, जीनोम है, कुछ भी कह लीजिए, है ना। सो या तो बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट DNA आया ही नहीं, है ना, नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, या फिर वेक्टर तो आया लेकिन वो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं था, नॉर्मल वेक्टर था, है ना। और एक केस है जहां पर आपके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आया है, ठीक है। ये 3 केस बनेंगे आपके पास। कौन से 3 केस बनेंगे, या तो वेक्टर आया ही नहीं है, नो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, वेक्टर तो आया है, लेकिन ये वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर है। इस सेल में आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आया है ना। ये 3 आपके जो है केसेस बनते हैं। अब ये तीनों केसेस आपकी पेटरी प्लेट पर जो आपका ई कोलाई सेल है, बैक्टीरियल सेल है, वो ग्रो कर रहा है। अब आपको पहचानना है कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कौन से सेल में है और कौन से सेल में नहीं है, राइट। तो अब क्या होगा, अब और ध्यान से देखिएगा, राइट। ये आपका जो PBR 322 रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ना, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, एंड यहां पर आपका क्या है, एक जीन इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। अभी जीन जहां इंट्रोड्यूस हुआ है वहां है सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होंगे तो आप चूज नहीं कर पाएंगे। अब ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये सेलेक्टेबल मार्कर है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यानी कि ये जो PBR 322 था, यहाँ पर एक जीन था जिस जीन का नाम था एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। लेकिन इसी रेजिस्टेंट जीन के अंदर एक रिकॉग्निशन साइट थी। किसकी रिकॉग्निशन साइट थी, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शन साइट किसकी थी, PST फर्स्ट। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब PST1 यहाँ पर कट लगा सकता है क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर है, राइट। तो आपने जो DNA लिया था, जहां से फ्रेगमेंट निकाली थी, उसको PST1 से क्या करवाया आपने, कट करवाया, है ना, कट करवाया और फ्रेगमेंट को
निकाल लिया। अब इस फ्रेगमेंट को जब आप यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे इस वेक्टर में, तो आप PST1 से कट लगवाएंगे जो कि यहाँ लगाया जाएगा, और जो आपका फ्रेगमेंट है, जो जीन है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। अब बिकॉज यहाँ पर एक जीन इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द वेक्टर DNA, जो वेक्टर DNA का पार्ट नहीं है, ये जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, इसके बीच में आपका जीन का पार्ट आ जाता है, रेड पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन वाले पार्ट की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है ना। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई है क्योंकि बीच में आपकी जीन की फ्रेगमेंट आ गई है, और क्योंकि इसकी सीक्वेंस अब चेंज हो गई है, इट इज नॉट फंक्शनल। ये अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होगा, अब क्योंकि ये फंक्शन नहीं कर पा रहा है और ये एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में देखिए एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं कर रहा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काम कर रहा है ना। अब मैंने कहा था आपके पास 3 केस होंगे। मान लीजिए ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में मैं एम्फिसिलिन भी डाल देती हूँ और टेट्रासाइक्लिन भी डाल देती हूँ। दोनों टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन मैंने इसमें आर्टिफिशियल मीडिया में मिक्स कर दिए। अब अगर आपका बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है ना, नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बैक्टीरिया इस मीडिया पर क्या ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक्स है। उनका काम ही बैक्टीरिया को मारना है, एंटीबायोटिक है। और इस बैक्टीरिया के पास कोई रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है क्योंकि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। तो ऐसा बैक्टीरिया इस पेट्री प्लेट पर क्या होगा? मर जाएगा, है ना। इट विल नॉट सर्वाइव क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है। दूसरा केस देखिए, अगर आपके पास यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है पर नॉर्मल वेक्टर से हुई है ना, नॉर्मल वेक्टर से हुई है। आई एम सॉरी, जब नॉर्मल वेक्टर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसके, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसमें कोई जीन नहीं आया है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन जीन भी काम कर रही है और एम्फिसिलिन जीन भी काम कर रही है। दोनों से इसकी रेजिस्टेंस जो है बरकरार रहती है, तो ये ग्रो कर पाता है इसके ऊपर। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मीडियम में एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डाला है, दोनों जीन्स हैं, दोनों जीन्स काम कर रही हैं, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। थर्ड सिचुएशन विच इज रिकॉम्बिनेंट सिचुएशन। रिकॉम्बिनेंट सिचुएशन क्या कहती है कि आपके पास यहाँ जो वेक्टर है वो एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, ये वाला वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, ठीक है। जब ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आएगा तब क्या होगा? इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की एम्फिसिलिन जीन काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं कर रही है, तो अगर इस मीडिया में एम्फिसिलिन डालेंगे तो क्या होगा? ये मर जाएगा, इट विल डाई, है ना, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मीडिया में अगर आप टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो फंक्शनल है ना, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन एम्फिसिलिन में ये ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये वाला केस किसका है? रिकॉम्बिनेंट DNA का है। अर्लियर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो दोनों केसेस में मर जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो वो दोनों में ही रेजिस्टेंस शो करेगा क्योंकि दोनों जीन्स फंक्शनल है। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट DNA से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो अगर एम्फिसिलिन डालेंगे, क्योंकि इसकी एम्फिसिलिन जीन काम करना बंद कर चुकी है, फंक्शनल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? ये मर जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंट जीन तो काम नहीं कर रही। इट विल शो ससेप्टिबिलिटी एंड इट विल नॉट ग्रो, है ना, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसमें टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन तो नॉर्मल काम कर रही है, इसमें रेजिस्टेंस शो होगी और ये ग्रो कर जाएगा।
जब ये सिचुएशन आएगी तब हमें समझ आएगा कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए ये एम्फिसिलिन में ग्रो नहीं कर पा रहा है और टेट्रासाइक्लिन में कर पा रहा है। ऐसे सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे कि ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट्स है। ऐसे सिलेक्शन को जहां कॉलोनी या तो ग्रो करती है या ग्रो नहीं करती है, हम क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं, ये दो रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर वर्किंग एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड दैट इज स्कोरेबल मार्कर्स, जहां पर आपने ब्लू व्हाइट कॉलोनीज के बारे में पढ़ा होगा। Now what are these scoreable markers? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने ग्रीन पोर्शन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में अगर आपका फ्रेगमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम करना बंद कर देती है। उसी तरीके से इसमें होता है LAC-Z जीन। ये LAC-Z जीन क्या करता है, ये LAC-Z जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम जो है एक्स-गैल को डाइजेस्ट करके उसके प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। लेकिन यह है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन अगर LAC-Z में बीच में कोई डीएनए फ्रेगमेंट इंसर्ट हो गया है तो उसकी सीक्वेंस क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि LAC-Z की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई है, द फंक्शन इज नॉट वर्किंग, द एंजाइम इज नॉट वर्किंग। एंजाइम यहां पर काम नहीं कर रहा तो एक्स-गैल को कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि एंजाइम तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो I'm very very sorry for today, so much of disturbance in the class. So what's happening here? ये आपका वेक्टर है, ये आपका डीएनए फ्रेगमेंट है। डीएनए फ्रेगमेंट अगर LAC-Z के अंदर आता है तभी जो है LAC-Z फंक्शनल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। जब LAC-Z यहाँ पर काम नहीं करता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता है, तो ऐसी कॉलोनीज कैसी होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। यानी कि कौन सी कॉलोनी वाइट कलर की होगी, जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, ऐसी कॉलोनीज वाइट कलर की होंगी। वहीं अगर LAC-Z फंक्शनल है, यानी कि आपका कोई इंसर्ट वहां पर नहीं आया है, कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है, तो यहाँ पर ये पूरा फंक्शनल है, तो ये एक्स-गैल को जब प्रोडक्ट में चेंज करता है तो एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है, जिसके कारण इस कॉलोनी का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो अगर एक नॉर्मल वेक्टर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या LAC-Z में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई डीएनए इंसर्ट नहीं आया है, तो क्या होगा, ब्लू कॉलोनीज बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर LAC-Z से बाहर, आउटसाइड ऑफ द LAC-Z जीन है, तो अगर LAC-Z के बाहर डीएनए इंसर्ट हुआ है तो भी LAC-Z का तो फंक्शन काम करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ब्लू कॉलोनीज बनेंगी। कोई इंसर्ट नहीं आएगा तो भी ब्लू कॉलोनीज बनेंगी। लेकिन LAC-Z के अंदर कोई डीएनए इंसर्ट आएगा तो वाइट कॉलोनीज बनेंगी, क्योंकि उसकी वजह से LAC-Z का फंक्शन नहीं हो पाता, वो एंजाइम नहीं बना पाता, और एंजाइम नहीं होता तो एक्स-गैल को उसके प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये होता है स्कोरेबल मार्कर्स, जहां हम कलर डिफरेंस की हेल्प से पता कर रहे हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कौन सा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कोरेबल मार्कर्स। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये दोनों आप प्लाज्मिड्स देख रहे हैं ना, तो ये प्लाज्मिड वाइट कॉलोनीज बना रहा है, यानी कि इसमें हमारा डीएनए इंसर्ट प्रेजेंट है। ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में डला है वो बैक्टीरिया ब्लू कॉलोनीज बना रहा है, यानी कि ये प्लाज्मिड नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है। कॉलोनीज आपको अपनी पेट्री प्लेट में इस तरीके की दिखेंगी, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं। तब हम जानते हैं कि जो वाइट कॉलोनीज हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हैं, तो हम वाइट कॉलोनीज को उठाकर रिकल्चर करेंगे और ब्लू कॉलोनीज को यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें कोई रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है।
ऐसे मार्कर्स को अगेन फिर क्या कहते हैं, स्कोरेबल मार्कर्स कहते हैं। जैसे ये स्कोरेबल मार्कर है ब्लू एंड वाइट कॉलोनीज का, उसी तरीके से एक स्कोरेबल मार्कर होता है GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। जिस भी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में ये DNA इंसर्ट होता है उसमें साथ साथ एक जीन जाता है जिसका नाम है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, है ना। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन क्या करता है, फ्लोरोसेंट कलर एमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। यानी कि ऐसे प्लांट को अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है और आप UV लाइट के अंदर रखते हैं, है ना, तो GFP अगर फंक्शनल है, GFP जो जीन है वो फंक्शनल है, तो ऐसा प्लांट एमिट करेगा ग्रीन लाइट, है ना, एक चमकती हुई लाइट, और आपको प्लांट चमकता हुआ दिखाई देगा अंडर UV रेज। लेकिन अगर GFP अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो UV रेज के अंदर आपको फ्लोरोसेंट प्रोटीन नहीं दिखेगा और ऐसा प्लांट आपको चमकते हुए नहीं दिखेगा। तो ये सबसे इजी मेथड है टू आइडेंटिफाई इफ अ प्लांट और प्लांट सेल हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट। एक प्लांट और प्लांट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, वो आप यहाँ से सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स की हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है आज की हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होपफुली स्कोरेबल मार्कर्स एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स वुड हैव बीन क्लियर टू यू, क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स होती रहती हैं, कभी कभी समझ नहीं आता है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, मैं दोबारा भी समझाऊंगी, तिबारा भी समझाऊंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट डू राइट योर सेल्फ, है ना, डू एक्सप्रेस योर सेल्फ। क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, ताकि हम इन क्लासेस को यूजफुल बना सके, जितनी हो सके उतनी आपके लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द बैचेस, आपके अदर बैचेस हैं जैसे कि IBPS AFO का कंप्लीट बैच है, झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है, ICRPG का रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड बैच है। सो इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल इन दीज बैचेस, आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। फीस जो यहाँ पर लिखी हुई है इनसे कम फीसेस आपको देनी पड़ेगी क्योंकि 80% ऑफ ऑन योर इंडिपेंडेंस डे आ गया है। यू कैन यूज दिस कोड Y448A टू एनरोल इन द बैचेस। आपके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं जैसे जुनून है, मंथन है, संकल्प है, अर्जुन है, आगाज़ है। ये आपके टीचर स्पेसिफिक बैच है जिसमें आप कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में डाउट है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मुझे पैथोलॉजी कम समझ में आता है, बाकी सब सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, सो आई कैन एनरोल इन द जुनून बैच। मैं प्लांट साइंसेस की तैयारी तो कर पा रही हूँ बट जनरल एग्रीकल्चर की नहीं कर पा रही हूँ, सो आई कैन ज्वाइन द संकल्प बैच, राइट। तो इस तरीके से आपके टीचर्स के इंडिविजुअल बैचेस भी हैं जो आपको एप्लीकेशन पर दिख जाएंगे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर भी दिख जाएंगे। बहुत ही मिनिमल इनकी फ़ीस है, सो यू कैन एनरोल इन दीज बैचेस और बहुत अच्छे से आप जो है अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं। अगेन डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड Y448A टू एनरोल एंड हैव द डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, राइट। अपने सपनों की आज़ादी तो आप चुन ही सकते हैं कम से कम, राइट। इफ़ यू आर एमिंग फॉर द मल्टीपल एग्जाम्स, है ना, स्टेट MSc एग्रीकल्चर भी देना है, CUET भी देना है, ICR भी देना है, सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक जहाँ पर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है इंक्लूडिंग द जॉब एग्जाम्स। एंड द फीस हियर विच इज़ रिटन इज 7,359 बट इट विल बी लाइक आई थिंक 6,399, है ना। 6,399 में जो है ये आपको अवेलेबल होगा एट 80% ऑफ। तो फीस काफ़ी कम हो गई है, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी। ये इनमें क्या मिल रहा था आपको, 1 साल के लिए क्लासेस मिल रही थी, यहाँ पर आपको 2 साल के लिए क्लासेस मिल रही है, तो टाइम भी डबल हो गया है। इफ़ यू आर जस्ट इन BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एंड यू वांट टू प्रिपेयर एनी एग्रीकल्चर एग्जाम, यू कैन, दिस इज़ द बेस्ट ऑफर यू हैव, जहाँ पर 2 साल के लिए आपको सारी क्लासेस मिलती हैं इन जस्ट 6,399। सारे टीचर्स की क्लासेस मिलती है जहाँ पर आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके गाइज, एंड यस ऑफ कोर्स Y448A को लगाना ना भूलें। दिस इज़ योर न्यू YT शेड्यूल जो आपको याद कर लेना चाहिए ताकि आपकी कौन सी क्लास कब कितने बजे हो रही है आपको पता हो।
स्टार्टिंग विद द 10 AM शुरू होता है 10 बजे संदीप सर के साथ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। उसके बाद सर लेकर आते हैं संकल्प बैच, जहां पर आपको एग्रोनॉमी और जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं। उसके बाद 11 बजे यूपी SSSC AGTA की क्लास होती है, जहां पर हिंदी में एग्रीकल्चर आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। नाबार्ड ARD, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्शन, यहाँ पर आप प्रिपेयर करना चाहें तो नाबार्ड ARD है। अर्जुन बैच में कृष्णा सर आपको सॉइल साइंस पढ़ाते हैं। उसके बाद कॉटन कॉरपोरेशन बैच आता है ना, और उसके बाद फसाई फूड सेफ्टी ऑफिसर बैच आता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी फूड सेफ्टी ऑफिसर, एट 1:30 PM। जुनून बैच जो हीना मैम लेके आती हैं पैथोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री के साथ, वो आता है 2 बजे। मंथन बैच आता है 4 बजे, जहाँ पर आप सुधांशु सर के साथ पढ़ते हैं आपकी फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड आई गेस दैट्स क्रॉप फिजियोलॉजी, है ना। उड़ान में आप प्रतिभा मैम के साथ जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और सीड साइंस पढ़ते हैं। आगाज़ में आप आकाश सर के साथ हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं। और यहाँ पर IBPS AFO के लिए किंजल मैम भी आपको इंग्लिश पढ़ा रही है एट 9 PM। सो फ्रॉम 10 AM to 10 PM you can say the whole 12 hours regular classes are there। बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती है। और हमारी क्लास का टाइमिंग तो आपको पता ही है 7 PM। प्रयास बैच इज एट 7 PM, बट इट इज़ थ्राइस इन अ वीक, है ना, ये डेली नहीं होता है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होता है। लेकिन भाई हमने सोचा इंडिपेंडेंस डे है, तो आज हम इंडिपेंडेंस डे पर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड होपफुली जो मैसेज मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे पे देने की कोशिश की है, वो सब लोग आप दिल से सोचिएगा, समझिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश भी जो है कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स वेरी वेरी गुड बाय फ्रॉम माय साइड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी आज़ादी को एंजॉय कीजिए और इस देश को भी थोड़ा सा प्यार कीजिए। सिर्फ अपने आप से प्यार करने से देश नहीं चलता है, राइट। गुड बाय एंड टेक केयर।